स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आज आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में आज हम स्टूडियो से आपसे बात कर रहे हैं। स्टूडियो से इसलिए क्योंकि आज हमने कोशिश किया है कि हम आपको अपना वो एपिसोड दिखाएं जिस एपिसोड के शुरुआत के बाद और उस एपिसोड की आवाज जब सरकार के कानों तक गई तो सरकार ने कहीं ना कहीं स्कूलों की जो मांगे थी उन स्कूलों की मांगों को मानने के लिए एक इनिशिएटिव ये लिया कि सरकार ने अलग अलग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड एसोसिएशन हो, उन सब एसोसिएशंस को बुलाना स्टार्ट किया और सरकार ने उन मांगों को माना। पहली जो प्रमुख मांग सरकार ने अभी मानी है वो है स्कूलों को मान्यता संबंधी मांग। यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो मांग रखी थी मध्य प्रदेश में वो थी स्कूलों की मान्यता बिना किसी निरीक्षण और परीक्षण के 5 साल के लिए करना। और सरकार ने वो मांगे मान ली है और इसलिए हम आज चाहते हैं कि आप हमारा वो एपिसोड देखें जिसमें हमने बात की थी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की उन मांगों के बारे में जो मांगे उन एसोसिएशन की हैं। और उन एसोसिएशंस की मांग के आधार पर आज एक पहली मांग सरकार ने मान ली है और हम चाहते हैं कि इस एपिसोड में और जो हमारी मांगे थी सरकार से, यानी इस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की और जो मांगे थी, इस एपिसोड के माध्यम से वो बात हम सरकार से फिर से पहुंचा पाए कि सरकार से वो और क्या क्या मांगे हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चाहता है। आज हमारा इस विशेष एपिसोड आप देखिए, मान रही सरकार, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उन मुद्दों को, उन मांगों को सरकार अब कहीं ना कहीं मान रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को वो मांगे जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो मांगे रखी थी उन मांगों से एक मुख्य मांग सरकार ने मानी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस मांगों को और फिर से सुने और समझे कि उनकी और कौन कौन सी मांगे हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यानी के माध्यम से वो सभी स्कूल चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आज विशेष एपिसोड, मान रही सरकार। सीधा सवाल में हम सभी प्रमुख मुद्दों पर बात करते हैं और जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा ही हमारा मेन मुद्दा है। तो आज कोरोना काल में सारे संस्थान खुल गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आज शिक्षा पर ही सवाल लग गया है। शिक्षा पर ऐसा सवाल लगा है कि मध्य प्रदेश के सारे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक आज स्कूलों की बजाय सड़क पर हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये जो शिक्षा पर लगा सवाल है इसका जवाब दे पाएगी? इससे पहले हम देखते हैं स्कूलों द्वारा की जा रही मांगों के बारे में। हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम बहुत परेशान हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है कोरोना काल से। ऐसे स्कूल जो बरसों से चल रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, उनको 5 साल के लिए मान्यता दे देना चाहिए। स्कूल में फीस बिल्कुल नहीं ला रहा, एक भी फीस नहीं ला रहा, हम बैठे फीस आएगी कुछ नहीं ला रहा। चारों तरफ से आर्थिक जो हम लोग को नुकसान हुआ है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मतलब आपके सामने में रो नहीं सकता हूँ क्योंकि ठीक नहीं है। हम लोग हतरत में ठगे से रह गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं ये कहता हूँ सर, सीबीएसई स्कूलों की 5 साल की मान्यता नवीनीकरण हो गई बगैर जांच पड़ताल के, बगैर निरीक्षण परीक्षण के। तो मध्य प्रदेश शासन को हम लोगों को देने 5 साल बनाने में क्या दिक्कत है? जुलानिया जी ने ऐसा ऐप जारी किया, नरोत्तम मिश्रा जी ने उसको बंद कराया, तो जुलानिया जी ने नरोत्तम मिश्रा की बात को पलट के ऐप जारी कर दिया उन्होंने, वो पोर्टल बना दिया अपना। बच्चे आ नहीं रहे, पर ये फार्म भरना शुरू डेट दे रहे हैं तो फार्म कहाँ से भरेंगे? बच्चे आएंगे तब तो। आपने डाउट क्लास के लिए बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि आपने पेरेंट्स के लिखने को बोल दिया, पेरेंट्स लिख के नहीं दे रहा, बच्चे आ नहीं रहे, तो बोर्ड के फार्म कहाँ से भरेंगे? शासन से यही गुजारिश है कि स्कूल खोल दिए जाएँ ताकि जो है स्कूलों की अर्थव्यवस्था सुधरे, बच्चों का पढ़ाई के लॉस नहीं हो और जिनके जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार। तो आप फीस लेने का ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये बोला कि आप प्रेशर नहीं करेंगे। ऐसे में अभिभावक को निश्चित है कि वो फीस देगा ही नहीं और स्कूल की जो आर्थिक स्थिति वो परेशानी में आ रही है। मध्य प्रदेश के संचालक बहुत ही परेशान, खुद तो कुछ मत क्यों, हमारे खुद के पैसे शिक्षा में सरकार के लिए कोरोना के बाद शिक्षा में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या शिक्षा सरकार के लिए सबसे निचले पायदान पर आती है? शिवराज सिंह चौहान की 15 साल की सरकार यहाँ रही है और शिवराज सिंह चौहान को और इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश का या इस देश का मुद्दा होगा क्या, या वो अगला चुनाव भी जब लड़ेंगे इसके बाद भी तो क्या उनका मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहेगा?
इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजीत सिंह जी आज धरने पर बैठे हैं। बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल के एसोसिएशंस अलग अलग जगहों पर पूरे मध्य प्रदेश में बैठे हैं, शायद 250 से ज़्यादा स्थानों पर। और इन मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम मध्य प्रदेश में आए हैं, नीलम पार्क में अजीत सिंह जी के साथ हम बात कर रहे हैं। अजीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका सीधा सवाल के शो में। धन्यवाद। और सबसे पहले चूँकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रदेश के स्कूल के शिक्षकों को और प्रदेश के स्कूल के मैनेजमेंट को आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको आज नीलम पार्क में आकर पढ़ाई के बजाय, इस कोरोना काल में वो पढ़ाई के बजाय यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहा है? मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं, जो स्कूल संचालक हैं, इस असंवेदनशील सरकार के सामने अपनी समस्याओं को बार बार रखते हैं, लेकिन ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी समस्या हमारी व्यक्तिगत नहीं है, हमारी समस्याएं उन बच्चों को लेकर के हैं जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हमारी समस्या उनको लेकर के हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। हमारी समस्या उनको लेकर के है जो देश के भविष्य हैं। हम इस कोरोना काल में हमारे साथियों ने एक व्यवहारिक, एक मानवता की मदद की है, क्योंकि हमारा एक दैनिक कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है। हम समाज के एक अंग हैं। हमने जगह जगह, हमने गांव-गांव में इस कोरोना पीड़ित जो लोग आते थे उनकी मदद की है। हमने सरकार को भी आर्थिक सहायता दी है। लेकिन आज जब स्थिति ऐसी भयावह बन गई है कि मार्च से स्कूल हमारे बंद पड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के स्कूल संचालक हैं, हम CBSE नहीं हैं। हम थोड़ी सी फीस लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे शिक्षक 7 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। हमारे यहाँ फीस मार्च से आना बंद हो गई है। उसका दूसरा पहलू ये है कि हमारी जो मान्यता संबद्धता की फीस है 2.5 गुना बढ़ा दी गई साहब। टैक्स के लिए हमारे स्कूलों पर दबाव बन रहा है। बिजली का बिल, हमारे स्कूल बंद पड़े हैं लेकिन बिजली का मीटर चल रहा है। हम बार बार अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को शासन प्रशासन के सामने शांतिप्रिय ढंग से, चूँकि हम शिक्षक हैं, हमारी बात कलम से होती है, हमारी बात रोड पे नहीं होती है। हम बार बार आवेदन किए, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं वो एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, दूसरा सवाल इससे निकल के आता है, चूँकि आप प्रयास कर रहे हैं और आप जैसा बोल रहे हैं ये कोरोना आज से नहीं आया है, बहुत समय भी अब बीत गया है, तो आपको नहीं लगा कि आपको शिक्षा मंत्री से जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी बजाय यहाँ आज धरना प्रदर्शन करने के? हम शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। शिक्षा मंत्री कोई आज तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे पाए। हम विभाग के प्रमुख सचिव से मिल चुके हैं। हम यहाँ के जिम्मेदार मंत्रियों से मिल चुके हैं जो भोपाल में रहते हैं। हम जिम्मेदार लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी एक स्कूल की 1% की मदद अगर आज तक हुई हो तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हुई। जैसा आपने बोला कि आप खुद मिल चुके हैं, तो क्या जवाब रहा शिक्षा मंत्री का? आपने बात रखी तो उन्होंने कुछ तो आश्वासन दिया होगा आपको? शिक्षा मंत्री से हम जब मिले तो बोले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बने, मैं उसमें व्यस्त हूँ। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी समस्याओं को अगर हम सामने नहीं ले आएंगे तो हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये बताइए कि अगर मध्य प्रदेश सरकार इतनी संवेदनशील होती और उनको अपने शिक्षा विभाग पर इतना विश्वास होता तो RTE के अंतर्गत वो प्रवेश लेके बच्चे हमें क्यों देते? मध्य प्रदेश सरकार ये मान चुकी है कि हमारे जो टीचर हैं वो डिफ़ाल्टर हैं, हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, ये मान चुकी है। हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। वो एक तरफ देते हैं 50 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये वेतन, उनके स्कूल खाली होते जा रहे हैं। एक तरफ हम देते हैं 5 से 15 हज़ार रुपये वेतन, हमारे यहाँ लाइन लगती है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम एक रेखा को मिटा के अपनी रेखा बड़ी कर लें। नहीं, फिर ऐसा क्यों लग रहा है? चुनावी माहौल है, अभी चुनावी सरगर्मी भी है और मुझे लगता है कि वोट तो सबको चाहिए। बच्चों की शिक्षा और शायद स्वास्थ्य जो है किसी भी सरकार के लिए शायद मध्य प्रदेश में शायद सेकेंडरी मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वोट तो प्राइमरी मुद्दा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि वोट बैंक शायद उनका प्रभावित नहीं हो रहा है इससे? हाँ, ऐसा ही है। देखिए, मतलब यहाँ वोट बैंक प्रभावित ही नहीं होगा शिक्षा के मुद्दे से? हाँ, आप जो राजनीति की बात किए कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात ये करना चाहता हूँ कि क्या इस समय शिक्षा, सुनिए तो, चुनाव के समय भी शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है? चुनाव मतलब राजनीति की बात आ गई तो उनको जहाँ से लगा कि वोट हमारा खरीदा जा रहा है,
वहाँ उन्होंने किसानों को एक पैकेज दिया है। वो किसान, उनकी फसल तो गई नहीं कोरोना में, वो किसान क्या धान की खेती बंद कर दिए, क्या सोयाबीन की खेती बंद कर दिए, उनका क्या नुकसान है? चूँकि वह वोट उस पैसे से हमारे पास आएगा, इसलिए उनको पैकेज दिया गया। और पैकेज वहीं दिया जाता है जहाँ लोग अशिक्षित होते हैं। उनको ये मालूम है कि ये शिक्षक हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, ये सोच समझ के फैसला करेंगे, तो इनको साइड कर दो। कि सरकार जो है, शायद आपको लग रहा है कि सरकार सीरियस नहीं ले पा रही, या शिक्षा लायक उसके लिए अभी भी निचले पायदान पे लग रहा है? शिक्षा, हमको ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री जो आज हमारे हैं, वो राज्य शिक्षा मंत्री, सरकार की कितनी सोच है, कितनी सरकार संवेदनशील है, आप खुद समझ सकते हैं कि शिक्षा जो कि किसी देश या किसी प्रदेश की रीढ़ होती है, जो कि प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है, प्रदेश का देश का भविष्य होती है, उस शिक्षा में अगर राज्य मंत्री स्तर का मंत्री काम करता हो और वो भी जो संवेदनशील न हो, तो निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति ये सरकार कहीं से भी संवेदनशील नहीं है। मांगे आपकी क्या रही हैं अभी, ये मैं जानना चाहूँगा। हम इस कोरोना काल में सब कुछ बंद पड़ा है, आज भी हमारे स्कूल बंद हैं। हमारे स्कूलों की 1ली से 12वीं तक की मान्यता दे दो आप, क्योंकि हम उन स्कूलों की बात करें जिनको 20 साल से मान्यता दे रहे हैं, जिनको 40 साल से मान्यता दे रहे हैं। हमारा सब कुछ ऑनलाइन है। अब मान्यता नवीनीकरण में क्या दिक्कत है? चूँकि पूरा तंत्र भ्रष्ट है। अगर वो मान्यता नवीनीकरण कर दिए तो उनके पास बैकडोर से पैसा कहाँ से आएगा? शिक्षा विभाग कहाँ से पैसा ले आएगा? हम ये कहते हैं कि हमारे आरटी का भुगतान करो आप। हम आरटी भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। हम उन बच्चों को पढ़ाए हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है उसका पेमेंट होना। और शिक्षा विभाग का नियम है कि सत्र के अंत तक भुगतान कर दिया जाए। तो सत्र का अंत तो हमारे समझ से 30 मार्च तक हो जाता है। बिल्कुल सही है। और 5 साल का भुगतान पड़ा है। तो ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि जो मुद्दे, जैसे अभी आपने 2 मुद्दे बात किया जी, और मुद्दे क्या हैं, एक बार मुझे पहले मुद्दों के बारे में आप बताएं। जैसे कोरोना काल में हमारे स्कूल बंद पड़े हैं, हमारे यहाँ बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई नगर निगम का उपयोग नहीं हो रहा है। जब हमारे स्कूल बंद है तो कोई आ नहीं रहा है। हमारे स्कूलों में रोज़ कई बिजली के बिल के लिए फ़ोन आता है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आता है। हम जो EMI लिए हैं, हम जो लोन लिए हैं, हमारे वाहन खड़े हैं, कभी उनके बीमा के लिए रोज़ बात होती है। हमारे जो लोन हैं वो भी कहीं उलझे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब हम उपयोग नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ का, सरकार उस पर ध्यान दे कि RTE गरीब बच्चों के लिए है। उसकी एज लिमिट रहती है कि इस एज से इस एज का बच्चा प्रवेश लेगा, उसे 1 दिन ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं ले पाएगा। क्या इस सत्र में जो बच्चा ओवर एज हो जाएगा वो बच्चा अगली बार कैसे प्रवेश लेगा? बिल्कुल सही है। अगर हम ऑनलाइन घर बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो हम उस बच्चे को भी घर पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो RT में प्रवेश होना चाहिए। हमारे जो शिक्षक हैं, चूँकि हम बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं, तो हमें चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों को आर्थिक मदद मिले। इस दिवाली हमारे सर पे है, दशहरा 3 दिन बाद है। ये बताइए कि आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है कि करीब 10 लाख परिवार दिवाली से दूर हो जाए? सरकार स्कूल चलाना नहीं चाह रही है, शायद ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी राजस्थान सरकार का कल एक उनके मंत्री का, उच्च शिक्षा मंत्री का मैंने वक्तव्य सुन रहा था, जिसमें उन्होंने बोला कि हम इस साल को 0 ईयर शायद डिक्लेयर करेंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको सरकार से बात करनी चाहिए, या शायद बहुत देर हो जाएगी क्योंकि अक्टूबर बीतने वाला है और इसके बाद अगर समय निकल गया तो इस साल मध्य प्रदेश में भी 0 ईयर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे फिर? मध्य प्रदेश में 0 ईयर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अप्रैल से ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करवाते हैं तो निश्चित रूप से हम टीचर को डाटा देते होंगे, तब वो टीचर पढ़ाता होगा। और हम ही नहीं प्रभावित हैं, हमारा अभिभावक भी डाटा भरवाता होगा, तब तो पढ़ता होगा। आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे पास फ़ोन आए कि हमारे पास मोबाइल नहीं थी, मैं अपनी गाय बेच दिया मोबाइल खरीदने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ ले। तो 0 ईयर अगर इनको घोषित करना हो तो शुरू में जुलाई में कर देना चाहिए। लेकिन कितने % स्कूल को आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश के, मैं स्टेट बोर्ड स्कूल की बात करूँ क्योंकि आप स्टेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने % स्कूल आपको लग रहा है कि जो ऑनलाइन स्कूल जो है, ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई चालू कर चुके? 9 to 12 तो सभी लोग चालू कर दिए।
उसमें, लेकिन बच्चे पूरे नहीं जुड़े हैं, बच्चे पूरे नहीं जुड़े हैं और छोटी क्लासों में और कम बच्चे जुड़े हैं जी। तो हम ऑनलाइन पढ़ाई अगर करवा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें बच्चों का नुकसान है। बच्चे जिनको मोबाइल से दूर रखते थे। नहीं, लेकिन इसमें जो समस्या आ रही है, जो मैंने अभी स्कूलों में बात किया कि जिन स्कूलों में, यानी सरकारी स्कूलों तक का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, कि जो बच्चे अभी 9 to 12 में पहले भी आ रहे थे, जब सरकार ने ये बोल दिया SOP में जो आप बात कर रहे हैं कि आपको पेरेंट्स से एक साइन करके लेटर लेके आना है कि आप परमिशन दे रहे हैं कोरोना काल में पढ़ाई के लिए, उस स्थिति में आज बच्चे आना वहाँ कम हो गए। तो जब सरकार, आपको नहीं लगता है कि जब सरकार अगर बोल भी देती है कि स्कूल खोल दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि फिर वो बच्चे, माँ बाप परमिशन देंगे? बच्चा अगर पढ़ने आएगा तो 100 बार माँ बाप भेजेंगे। उनको ये लगा, उनको डराया जा रहा है, आप लिख के दे दो। बच्चा अगर स्कूल आता है और पढ़ाई के लिए आता है तो पेरेंट्स कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको घुमा दिया गया है कि आप लिख के दे दो, आप अभिभावक से परमिशन लो। अरे अभिभावक परमिशन क्या, अभिभावक जब प्रवेश करवाया है तो बच्चा हमारा है, और हमारा एक कहना है कि बच्चा घर से अधिक सुरक्षित स्कूल में है। पेरेंट्स अगर 10 जगह जा रहा है, क्या कोरोना उसके साथ नहीं जाएगा? मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री अगर इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि स्कूल खुलना है SOP के साथ, तो ये आपकी मांग है? हाँ बिल्कुल है। मतलब उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ तैयार है। SOP मतलब पेरेंट्स को ना लिखना पड़े। आप देख लीजिए परीक्षा फॉर्म 10वीं 12वीं का भरा पेरेंट्स को लिखना पड़ेगा, पेरेंट्स को लिख के साइन देना डर रहा है ना। नहीं, पेरेंट्स साइन तो करना पड़ेगा। हाँ, आप बोल रहे हैं कि अगर SOP में साइन नहीं करेगा पेरेंट्स, तो ये तो सरकार गाइडलाइन नहीं दे सकती। हाँ। क्योंकि ये रिस्क आज कोई भी सरकार नहीं लेगी। बात भारत की नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व की है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि अगर हम शिक्षा मंत्री से बात करते हैं इस मंच के थ्रू या किसी मंच के थ्रू, तो यानी आप ये मांग रखते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री इस बात के लिए तैयार होते हैं कि SOP के साथ अगर आपके यहाँ बच्चा आने को तैयार हो तो आप स्कूल खोल दें, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बच्चे की सुरक्षा उनके माँ बाप से अधिक करते हैं। बच्चा हमारा हो जाता है जब हमारे पास आता है। कोरोना छोटे बच्चों को हो रहा है, गर्भवती महिलाओं को हो रहा है, बड़े बड़े मंत्रियों को हो रहा है, सामान्य पब्लिक को हो रहा है। तो कोरोना के डर से हम कब तक भगते रहेंगे? हम अंदर से, और हमारे बच्चों में तो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो बच्चे तो उसको झेल सकते हैं। और हमारे यहाँ जब बच्चा आएगा, हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठाएंगे। कम से कम 2 घंटा जब बच्चा हमारे स्कूल में रहेगा, हम 2 घंटे क्लास लगाने की बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल में रहेगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चा घर से अधिक सुरक्षित रहेगा। शिक्षा मंडल ने, अब चूँकि बोर्ड की जो तैयारी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आने वाले समय में जब होगा, बोर्ड के बच्चे अभी बहुत आशंकित हैं। और मैंने जितने भी स्कूलों से बात की, आप चूँकि एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बात कर रहा है कि हम सिलेबस में कट करेंगे, कटौती करेंगे, और अभी तक सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप नहीं लगता है कि स्थिति में कैसे बच्चे भ्रम में रहेंगे? या स्कूलों को लग रहा है कि हम कौन सा क्लास सब्जेक्ट पढ़ाएं या कौन सा लेसन पढ़ाएं जो शायद वो सिलेबस में रहेगा? तो एक भ्रम की स्थिति है। DPI और माध्यमिक शिक्षा मंडल से बात कर चुके हैं। कई बार हमारे बयान मीडिया के माध्यम से बाहर भी आए, क्योंकि बच्चा हमारा परिवार का सदस्य है। हम स्कूल परिवार मानते हैं, बच्चा हमारे परिवार का सदस्य है। अगर हम आज मान लीजिए कि 5 लेसन पढ़ा दिए पूरा चैप्टर, और उस बच्चे को 5 लेसन में से बोला आधा कट कर दिए, ये बच्चे के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल सही है। हमारा एक कहना है कि सेंट्रल बोर्ड, CBSE बोर्ड ये बहुत पहले घोषित कर चुका है। इतना बड़ा अमला यहाँ बैठा हुआ है, ये काम जुलाई में हो जाना चाहिए था। इनको चरण में करना था कि पहले चरण में अगर हम अगस्त में स्कूल खोलते हैं तो इतना कोर्स कट जाएगा। अभी मैं पिछले सप्ताह मिला हूँ, मंडल से मिला हूँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिला हूँ, यानी जुलानी जी से नहीं, वो नहीं थे, सचिव महोदय थे, उमेश कुमार जी, मैं उनसे मिला हूँ। उन्होंने बुलाया संबंधित लोगों को, वो बोले कि अभी हमारी बैठक नहीं हो पाई। अच्छा, मतलब कितनी घटिया बात है। जो आदमी नियम बनाता है, जो कानून बनाता है, वो इन बच्चों के प्रति कितना उदासीन है। क्या ऐसा सही में सच में है कि सरकार ने, या शायद माध्यमिक शिक्षा मंडल और शायद जो है जो बोर्ड है उसके बीच में शायद कुछ ऐसी खिंचातनी है जिसमें आज आपको जो बच्चे को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है बोर्ड में, वो उसके लिए एक ऐप ला दिया उन्होंने आज वेबसाइट के बजाय? पहले जो वेबसाइट थी वो मध्य प्रदेश सरकार की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जो नए आए हैं, उन्होंने अपनी एक ऐप ले आया। ऐप का सभी लोग विरोध किए। ऐप हटा के फिर वो दूसरी वेबसाइट लाए। मतलब जो वो भी वेबसाइट गवर्नमेंट की थी,
और आप भी गवर्नमेंट की वेबसाइट ला रहे हैं, और वो भी अक्टूबर महीने में। 7 महीने स्कूल खुले हो गया, सत्र शुरू हुए 7 महीने हो गया। कोई भी नियम सत्र के शुरू में आना चाहिए, कोई भी सुधार सत्र के प्रारंभ में होना चाहिए। 7 महीने बाद सुधार मतलब ये अंग्रेजी शासन है कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हो जाए, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली आ जाए। ये बहुत गलत है। बच्चे नामांकन नहीं कर पा, आज भी 31 लास्ट डेट है, आज भी आप उस पोर्टल को खोल के अगर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दें तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ, पूरी तरह से बंद है। और इन 2 लोगों की लड़ाई में स्कूल संचालक पिस रहा है, बच्चा पिस रहा है। आपको लगता है कि ये जो आज आंदोलन आपने वापस किया है, और इस आंदोलन के बाद ये आंदोलन अंतिम होगा सरकार के लिए, या सरकार इस आंदोलन को आप आगे लेके जाने वाले हैं? ये तो पहला आंदोलन है, ये अब शुरुआत हुई है। इसके बाद हम सरकार को समझ दिए हैं कि तुरंत हमारे बात को ध्यान में रखें। ये हमारी मांग नहीं है, बच्चों के हित में काम करें। अब कोरोना में एक हमारे पास आदेश आता है, कोर्ट का आदेश आता है, विभाग का आदेश आता है कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे साहब, केवल ट्यूशन फीस लेंगे। बिल्कुल। मैं आपको जब बोलिए विथ प्रूफ दे दूं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले विकास शुल्क ले रहे हैं, बिल्कुल। तो हमसे कहा जाता है कि ट्यूशन फीस लो, और वो ले रहे हैं अपना डेवलपमेंट फीस। तो दोहरा चरित्र क्यों? हमारे जो बोर्ड के फॉर्म भरे जाते थे, 12वीं कक्षा की फीस होती थी 4,500 एक साल की। बिल्कुल। जब ये कोरोना सर पे आ गया साहब, तो ये फीस बढ़ के हो गई 10,500। अच्छा। हम आर्थिक मदद करने की बात कर रहे हैं, तो हम ये पैसे कहाँ से लेंगे? हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हम उसी बच्चे से मांगेंगे ना जो बच्चा पढ़ता है। तो हम एक तरफ मांग करें कि हमारी मान्यता शुल्क कोरोना पीरियड की माफ़ की जाए, संबद्धता शुल्क माफ़ की जाए, यहाँ फीस बढ़ा दी जा रही है। 12 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे, और आज अक्टूबर समाप्त होने जा रहा है, कोई अभी परीक्षा फॉर्म की कोई तैयारी नहीं है। तो इतना घटिया, इतना लूंज पूंज सिस्टम कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाएगा? हमको लगता है कि ये लोग अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आरटीई की जो फीस है जो मध्य प्रदेश में शायद सबसे कम है, यानी 4,835 रुपये। तो आपको नहीं लगता कि 4,835 रुपये फ़ीस बहुत कम है? दूसरा इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे आपसे है कि इसके अलावा ये फ़ीस शायद सरकार नहीं दे पा रही है, तो ये क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है? मतलब स्कूल को आर्थिक मदद नहीं दे सकती, स्कूल को जो उसकी फ़ीस आरटीई की दी है वो नहीं दे सकती, तो सरकार आखिर कर क्या रही है? आपको हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी भी डीपीसी को उठा के देख लीजिए, सबके यहाँ 3-3, 4-4, 6-6 महीने के प्रपोजल पेंडिंग पड़े हैं। 2016 का पूरा भुगतान नहीं हुआ, 2017 का पूरा भुगतान नहीं हुआ, 2015 का पूरा भुगतान नहीं हुआ। अभी लेटर निकला है कि 2011 से लेके 2016 तक का ऑफलाइन भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा तंत्र भ्रष्ट है, हमारा तंत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे आरटी की फीस, अगर हमारे डीपीसी सही हो जाए, प्रोग्रामर सही हो जाए सभी जिलों के, तो आधी समस्या आज ख़त्म हो जाए। इन्होंने देखा कि हमारे स्कूल में 100 बच्चे हैं साहब, तो 100 बच्चों में इनके पास जा रहा है लगभग 5 लाख रुपया। तो ये सोचते हैं कि 5 लाख फ्री का जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी गिद्ध जैसी निगाहें उस पर हैं। जैसे गिद्ध 1000 फीट ऊपर से देख लेता है, तो उसको घुमा फिरा के उलझा के वो रखते रहते हैं। तो हम ये भी चीज़ बताना चाहते हैं कि पहले तो ये व्यवस्था सुधरे, क्योंकि अब आगे हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे कि जो नियुक्ति कैसे होती है, वो जाता कहाँ है। इंस्पेक्टर राज जो हम बार बार क्यों कर रहे हैं कि हमारे स्कूल की मान्यता बिना निरीक्षण परीक्षण कर दो, इसके पीछे हमारा बहुत दर्द छुपा हुआ है। हमारे स्कूल में जो आता है वो कहता है कि साहब आपकी रिपोर्ट कैसी भेजनी है। अब आप आगे पत्रकार हैं, समझ गए होंगे वो रिपोर्ट कैसे जाएगी। हम परीक्षा फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, हम बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, मान्यता फीस जमा नहीं कर पाए, तो हम उधर का पहलू कहाँ से पूरा करेंगे? बिल्कुल। और जो 4,800 रुपये है, निश्चित रूप से एक बच्चे के लिए बहुत कम है, शर्मनाक है। और जहाँ इनकी सरकार है,
हम पिछली सरकार से भी मांग किए थे, कांग्रेस सरकार थी। हम बार बार कहते हैं कि सेंट्रल से जो पैसे आते हैं हमको लगा उसे निपटा देते हैं, वो भी पैसे दूसरे काम में खर्चा हो जाता है। हमारा जहाँ तक अपना अनुमान है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी रही हो वो अपना पैसा नहीं लगाते हैं और उस पैसे का कहीं अन्य उपयोग कर लेते हैं। जब हम लोग ऐसे चिल्ला चोट करते हैं कभी तो हमारा भुगतान होता है। अब नियम है कि 30 मार्च तक भुगतान हो जाए। कितने 30 मार्च उधार पड़े हुए हैं साहब। हमारी ये सोच है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके पास तक पहुँचे। हर गरीब बच्चा, हर अमीर बच्चा उस शिक्षा को बराबरी से ले और प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच की जो एक खाई है वो समाप्त हो। हमसे 100 नियम के पालन करवाए जाते हैं और हम एक नियम उन्हीं का जब उनको बता देते हैं तो उस नियम पे वो फेल हो जाते हैं। इसलिए हमारा एक कहना है कि नियम आसान हो, पढ़ाई अच्छी। आरटीई फीस जो है, जो आपने बात रखी, पहले मैं एक आंदोलन की बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आंदोलन आपने बताया कि अभी ये आंदोलन की शुरुआत है, ये आपने की है। जी। और इस आंदोलन को चूँकि आज आपने ज्ञापन दिया और क्या समय दिया है और आपने आगे इसको किस तरह ले जाने वाले हैं? हम 15 दिन का समय दिए इनको। 15 दिन में हमारी मांग पूरी हो जाए। अगर मांग नहीं पूरी होगी तो हमको सीधे, हमें राजनीतिक दल नहीं है कि हमें रोज़ आंदोलन करना है, मैं सीधे आमरण अनशन बैठ जाऊँगा। हम जो प्रदेश के करीब 45,000 संचालक, करीब 8 लाख शिक्षक हमारे ऊपर विश्वास किए हैं। मैं खरा नहीं उतरा तो हमें जिंदा रहने कोई हक भी नहीं है। बिल्कुल, मैं आमरण अनशन में बैठूंगा और मैं इन स्कूल वालों के लिए, इन टीचरों के लिए, इन बच्चों के लिए अगर मैं हमें जान की बलि भी देनी हो तो हमें कोई टेंशन नहीं। अजीत जी, इस सीधा सवाल के आज शो में और नीलम पार्क से जो आज हमने आपके साथ शो किया, इस शो में आपने सीधे हमने आपसे बिल्कुल सीधा वही सवाल रखने की कोशिश की और आपने बिल्कुल खुल के उस मुद्दे पर बात करी और हमें शेयर किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से। बहुत धन्यवाद। SchoolKhabar.com के आज के एपिसोड में हमने बात की अजीत सिंह जी से। अजीत सिंह जी जो मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस पूरे कोरोना काल में मध्य प्रदेश बोर्ड के जो स्कूल हैं उन स्कूलों की आ रही जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रमुखता से सरकार के सामने उठाते रहे। सरकार ने एक निर्णय जो लिया जिसमें उन्होंने पहली मांग जो थी उसको माना है और मैं चाहता हूं कि आज का एपिसोड देखने के बाद सरकार के वो अफसर वो ध्यान से सुने और समझे कि जो स्कूल वो उनकी जायज मांगे हैं। यदि वो आरटीई फीस की बात कर रहे हैं तो एक जायज मांग है। यदि वो आज कोरोना काल में परेशान हैं और वो चाहते हैं कि स्कूल बंद था तो उस समय अगर बिजली के बिल में वो माफी की मांग कर रहे हैं तो वो जायज मांग है। यदि वो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से ट्यूशन फीस को कंपलसरी कर दिया है कि केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं तो क्यों सरकार एक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है कि कलेक्टर एक नोटिफिकेशन हर जिले में जारी करें कि सभी स्कूल के अभिभावकों को फीस देना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मांगे हैं। एक और मांग है जिसमें जो पोर्टल था वो पोर्टल आपने बंद कर दिया। उस पोर्टल में खामियां थी जिसके कारण 85% से ज्यादा बच्चे आज पोर्टल में फॉर्म नहीं भर पाए हैं। आज पोर्टल चालू करिए, नहीं तो 2,000 रुपए प्रति बच्चे को आज कोरोना काल के समय में बच्चों के अभिभावकों पर एक अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। एक प्रमुख मांग सरकार ने मांगी है तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद देखने के बाद सरकार उन अन्य मांगों को भी मांगेगी और कहीं ना कहीं स्कूल को राहत देगी। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही सेंसिटिव है और हमारी मुलाकात के बाद जो सरकार ने जो निर्णय लिया इसके लिए मैं सरकार का भी हाथ जोड़ के SchoolKhabar.com की ओर से और पूरे मध्य प्रदेश स्कूल एसोसिएशन की ओर से भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार सुन रही है। जब सरकार सुनती है, बातचीत करती है तो निर्णय निकलता है। इतनी सेंसिटिव सरकार है। मुझे आशा है कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के नेतृत्व में जो पूरा निर्णय हो रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है निर्णय लेने की, स्कूलों को, अभिभावकों को, सभी को इस कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा की जो गुणवत्ता की स्थिति जो अभी परेशानी में आ गई है उन सब पर कहीं ना कहीं सरकार निर्णय ले रही है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और कहीं ना कहीं मान रही है सरकार। यदि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है और आपको लगता है कि कोई और आपके सवाल हैं जो छूट गए हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपनी बात रखिए। और यदि आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।